हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। हम लोग पिछली क्लासेस में देख चुके हैं गवर्नर जनरल से संबंधित कि कब बंगाल का गवर्नर कहा गया, कब गवर्नर जनरल, फिर कब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, फिर वायसराय कहा जाने लगा और उससे कैसे लर्न करना है। मैंने आपको हर एक चीज़ पे डिस्कस करके चीज़ें समझाने की कोशिश की है पिछली क्लास में। तो आज हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं कि संविधान के स्रोत क्या रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से संविधान का कैसे कैसे निर्माण, कहाँ से लिया गया, कैसे कौन सी चीज़ें किस देश से ग्रहण की गई हैं, तो स्रोत इसके क्या रहे उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, संविधान के स्रोत में सबसे पहले भारतीय संविधान के अधिकांश जो प्रबंध हैं भारत शासन अधिनियम 1935 और विश्व के कई देशों के संविधानों से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, उद्देशिका का विचार लिया गया। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, उद्देशिका का विचार लिया गया है लेकिन जो उसकी भाषा और वो चीज़ें हैं, कहते हैं ना उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही भाग को कहते हैं ना, तो जो उससे संबंधित जो भाषा है वो भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर न्यायिक पुनरावलोकन भी संयुक्त राज्य अमेरिका से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महायुद्ध, इतनी चीज़ें जो हैं आपका यूएसए से ग्रहण किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। मूल अधिकार से संबंधित अक्सर पूछा जाता रहा है कि मूल अधिकारों का समावेशन किस देश से किया गया है भारत के संविधान में। अच्छा, कनाडा से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था आप समझते होंगे, संघीय व्यवस्था का मतलब कि एक केंद्र में भी सरकार होगी, मतलब केंद्र में, फिर वो प्रांतों में अलग अलग बट के भी अलग अलग सरकारें होगी, ये होती है आपकी संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र होगा, साथ में संघीय व्यवस्था होगी। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, फिर उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी। ये चीज़ें जो है आपकी कनाडा से ली गई हैं। आगे देखते हैं, ब्रिटेन, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया। ब्रिटेन से देखिए, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, विधि का शासन लिया गया है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है, द्विसदनीय प्रणाली ली गई, विधायी प्रक्रिया ली गई है, संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं और परमाधिकार लेख जो हैं ये भी ब्रिटेन से लिए गए। आयरलैंड से देखिए क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को लिया गया है, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन जो होता है 12 लोगों का, वो कहाँ से लिया गया है, उसको वो आयरलैंड से लिया गया है। निर्वाचन पद्धति से संबंधित जो अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर, उस पद्धति को आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, संसद मतलब कि आपका द्विसदनीय व्यवस्था का होना, संसदीय व्यवस्था का होना। आगे देखिए, और संसदीय व्यवस्था शासन प्रणाली में ये भी हो जाता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को जो विभाजन है एक तरीके से, उसमें जो प्रणाली होती है उसको संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत लिया जाता है, विधायिका और कार्यपालिका जो चीज़ें होती हैं। दक्षिण अफ्रीका से अगर देखें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो दक्षिण अफ्रीका के से लिया गया, उसकी पद्धति जो है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। सोवियत संघ से या रूस से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो रूस से ही लिया गया आपका। ऑस्ट्रेलिया से आपकी संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची जो है, ये चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। इसके अलावा देखिए, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कुछ चीज़ें दी गई हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है, संविधान। क्योंकि ये प्रश्न इसलिए उठता है, अगर पूछा जाए अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है, तो वहाँ संविधान नहीं है सर्वोच्च, वहाँ न्यायपालिका सर्वोच्च है। ठीक है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया, जर्मनी के बाइबल संविधान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का जो उपबंध कहाँ से लिया गया,
कनाडा के संविधान से। कि आप ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। संघ की व्यवस्था ही कनाडा से ली गई है। तो संघ में होता ही यही है कि केंद्र होगा और अलग अलग राज्य में अपनी अलग अलग सरकारें होंगी। तो राज्य वाला जो कनाडा से वो चीज़ ली गई, इसलिए कनाडा के संविधान से राज्यपाल द्वारा जो विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान है वो भी वहीं से आपके लिया गया है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए का है और ये सबसे छोटा भी है। और सबसे बड़ा पूछा जाता है तो ये भारत का आपके होता है। देखिए, मैंने आपको संसदीय शासन प्रणाली में का जो विशेषता जो होती है उसमें प्रेसिडेंट जो होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। नाम मात्र का होता है ये, सारे कार्य जो होंगे वो इसी प्रेसिडेंट के नाम से होंगे, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। वहीं अगर अध्यक्षीय प्रणाली की चीज़ हम लोग देखें तो उसमें प्रेसिडेंट जो होता है कार्यपालिका का प्रमुख होता है और शक्तियाँ भी प्रेसिडेंट के ही पास होती हैं अध्यक्षीय प्रणाली में। ठीक है, ये कुछ प्रमुख विशेषता होती है अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली की। और कुछ और चीज़ें जो होती हैं वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली से संबंधित देखिए, संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका और विधायिका होती है। कार्यपालिका मतलब जो एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेटिव जो संविधान मतलब विधि बनाती है, और जो कार्यपालिका होती है मतलब एग्जीक्यूट करती है, जो पालन कराती है, मतलब कैसे वो उन पे कार्य हो उस विधि के अनुसार जो कोशिश करती है वो कार्यपालिका का कार्य होता है। तो जो कार्यपालिका विधायिका से ही निर्मित होती है संसदीय प्रणाली में। इस कार्यपालिका का गठन किससे होगा? इस विधायिका से ही होगा। विधायिका का गठन आपको पता ही कैसे होता है कि प्रत्यक्ष अपने यहाँ लोकसभा, राज्यसभा तो अलग तरीके से चलो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है ना। हमारे यहाँ चुनाव होते हैं हर 5 साल पे। जो विधायिका मतलब एमएलए या एमपी जो होते हैं उनको चुन के भेजा जाता है और उन्हीं में से कुछ को मिला के कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो संसदीय प्रणाली में विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, ये एक चीज़ होती है। और जिसमें प्रमुख जो इसमें होता क्या है, फिर विधायिका में देखिए पीएम का, इसी से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, या मुख्यमंत्री आप राज्यों में देख लें तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के ही हाथ में होती है। नाम मात्र अगर देखें तो प्रेसिडेंट या राज्यपाल के हाथ में पास में होता है। जबकि अगर आप देखेंगे ये अध्यक्षीय प्रणाली में, संसदीय के अलावा अगर अध्यक्षीय में आप देखेंगे तो विधायिका और कार्यपालिका का आपस में कोई संबंध ही नहीं होता है। इन दोनों का निर्माण ही अलग अलग होता है। विधायिका और कार्यपालिका का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, इनका निर्माण अलग है। मतलब ये सदस्य एक दूसरे से कोई इनका वो नहीं होता कि इससे ये चुने जाएं, इन दोनों का अलग अलग बिल्कुल होता है चीज़ें। तो ये कुछ खास बातें थी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आई होगी। ना समझ में आए तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, तो मैं आपको और समझाने की कोशिश करूँगी। अलग से आपके लिए वीडियो बना के समझाने की कोशिश करेंगे हम आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने स्रोत देख लिए संविधान के, कहाँ से क्या ग्रहण किया गया है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग उद्देशिका या प्रस्तावना को देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, क्या इसमें क्या चीज़ों को दिया गया है। तो देखिए, उद्देशिका या प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया 13 दिसंबर 1946 को। और प्रस्तुतकर्ता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और इसको कब स्वीकार कर लिया गया या अंगीकार? 22 जनवरी 1947 को। मूल तत्व क्या थे? उद्देशिका की विषय वस्तु अगर पूछें तो मूल क्या तत्व हैं इसमें शामिल? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है जिसका प्रमुख चुना जाएगा। ठीक है, समता, अप्रतिष्ठा और अवसर की, न्याय कौन कौन सा मिलेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय होगा। और स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। अब देखिए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो चीज़ें हैं, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, कब जोड़ी गई हैं? उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल शब्द हैं। ये कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इससे पहले ये इसमें नहीं थे, आपको पता होना चाहिए। और उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय क्या कहता है कि क्या यह संविधान का भाग है या संविधान का भाग नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले केस आता है
केस आता है बेरुबारीवाद 1960 में। तो इस केस में कहा जाता है कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट हो वहाँ उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक हो सकता है। ये कहा गया कि अतः यह भारतीय संविधान निर्माताओं के विचारों के जानने की एक कुंजी कही गई इसमें, लेकिन इसको संविधान का भाग नहीं माना गया। लेकिन उसके बाद एक केस आता है 1973 में, ये जो केशवानंद भारती केस आता है केरल राज्य वाला, इसमें संविधान का अंग इसे मान लिया जाता है और जब अंग मान लिया जाता है तो इसमें संशोधन कहा जाता है न्यायालय के द्वारा कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें कहा जाता है कि इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं। मूल ढांचे का जो धारणा आती है केशवानंद भारती के केस से ही उत्पन्न होता है, मूल ढांचे का जो की उत्पत्ति जो होती है। इसके अलावा एक केस और होता है जो इससे पहले आया होता है, वो होता है गोलकनाथ पंजाब राज्य, गोलकनाथ बरसर पंजाब राज्य, ये आपका 1967 में आता है और इसमें मूल आत्मा कहा जाता है उद्देशिका को। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। ऐसे बॉम्बे बनाम यूनियन बाद में इसमें भी स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से केस में संविधान का भाग माना गया, किस में नहीं माना गया, किस में मूल ढांचा की अवधारणा जो है वो प्रस्तुत की गई। आगे देखते हैं। देखिए, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उद्देशिका को। और उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा? के मुंशी ने कहा। B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, मतलब किसको? उनके अनुसार संविधान की आत्मा है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। अब ये देखिए, आपके सामने पूरी प्रस्तावना दी गई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, विक्रमी है इसमें लेकिन बाद में हमारे यहाँ शक संवत अपना लिया गया, विक्रमी को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो अब ये सब करते हुए संविधान को ग्रहण कर लिया। लागू कब होता है? मैंने आपको बताया 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू होता है हमारा संविधान। ये फिर अनुसूचियों की शुरुआत होती है। पहली अनुसूची में आपका क्या है? पहली अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन है। तीसरी में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति का शपथ और उपराष्ट्रपति का शपथ नहीं दिया गया है। ठीक है। चौथी अनुसूची आपका राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पांचवी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। सातवीं अनुसूची में आपका संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। इसके तहत आठवीं अनुसूची में आपकी भाषाएं हैं। सबसे पहले 14 भाषाएं थीं जब मूल संविधान लागू हुआ था, इस समय आपकी 22 भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची में आपका कुछ अधिनियमों और विनियमों को विधि मान्यकरण, ये पहला संविधान संशोधन हुआ था आपका 1951 में, उसके तहत ये जोड़ी गई नौवीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ये कुछ अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों में
को देखते हुए जो आपकी 9वीं अनुसूची थी, देखिए यहाँ से देखते हुए चलते हैं, तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है, लेकिन आपका 3 लोगों की, ये प्रेसिडेंट, आपकी वाइस प्रेसिडेंट और इसके अलावा आपका गवर्नर जो है राज्यपाल, इनकी दी गई है आपके 60 में, इनकी दी गई है आपकी 69 मतलब 69 में, और गवर्नर की आपकी है 159 में। ये शपथ है, ये इसमें तीसरी अनुसूची में शामिल नहीं है। अब अगर आपको देखें इसमें आपकी 7वीं अनुसूची देखें, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जो दी गई है। संघ सूची में आपके टोटल कितने विषय हैं? आपके 97 विषय हैं। राज्य सूची में आपके 66 विषय हैं। समवर्ती में आपके 47 विषय दिए गए हैं। इसी तरह आपकी 8वीं अनुसूची देखें, जिसमें भाषाएं पहले 14 थी, अब 22 हो गई हैं। तो पहला जो इसमें जो 15वीं भाषा जोड़ी गई है वो 1967 में संविधान संशोधन हुआ, आपका 21वां संविधान संशोधन होता है, और सिंधी जोड़ी जाती है इसमें पहली। फिर 1967 के बाद आपका 1992 में होता है, ये होता है 71st अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन 1992। इसके तहत आपकी कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी जोड़ी जाती है। फिर आपकी 92nd अमेंडमेंट होता है आपका, ये होता है 2004 में आपका, और इसके द्वारा आपकी संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो ये जोड़ी जाती है। तो 14 थी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, टोटल 22 भाषाएँ आपकी हो जाती हैं। अब इसके बाद आपकी 9वीं अनुसूची, मैंने आपको बताया पहला संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1951 द्वारा इस सूची को जोड़ा जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद जो आपकी 10वीं अनुसूची है, दल परिवर्तन, इसके लिए आपका 52 मतलब 52वां संविधान संशोधन होता है, ये 1985 में होता है, उसके द्वारा इसको जोड़ा जाता है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है आपकी, 11वीं जो है इसको 73वां संविधान संशोधन होता है आपका 1992 में, इसके द्वारा ये जोड़ी जाती है। और पंचायतों से संबंधित कितने विषय हैं ये पूछा जाता है कभी कभी, 29 विषय हैं। ये 243 से 243 तक ये चलता है, इसमें अनुच्छेद जो हैं। ये कौन से भाग में है? भाग 9 में है ये, ठीक है। फिर आगे 12वीं अनुसूची जो आपकी है, न्यायपालिकाओं से संबंधित है ये, इसमें 18 विषय हैं आपके, और ये 73वां था और ये 74वां होता है। ये भी 1992 द्वारा ही जोड़ा जाता है, ठीक है। ये 9A भाग 9 का इसमें होता है, ये इसके लिए जो भाग है संविधान में वो है। तो ये आपकी अनुसूचियाँ और जो स्रोत थे ये कंप्लीट हो गए हैं। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब वीडियो को अगले कुछ जो आगे का होगा वो आपके लिए लेके अनुच्छेद वगैरह लेते हुए आएंगे, अगला टॉपिक वीडियो लाएंगे अगले टॉपिक के लिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्लीज़ अगर मतलब आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और कोई आपको मतलब किसी चीज़ का अगर डाउट हो कुछ भी तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।